कि सोच समझकर धैर्य से स्ट्रैटेजी बनाई जाए, ना कि भावनाओं में बहकर। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि बाजार में दो इमोशन बहुत ज्यादा हावी रहते हैं और वो है लालच और डर। आज बताएंगे आप इन इमोशन से कैसे दूर रह सकते हैं, किन गलतियों से बच सकते हैं, और इसी पर चर्चा करने के लिए दो खास एक्सपर्ट्स हमारे साथ आज हैं। परिचय करा देते हैं। हमारे साथ है प्रवीण वाजपेयी, फाउंडर फिनफिक्स, और क्षितिज महाजन, सीईओ कंप्लीट सर्कल वेल्थ। प्रवीण और क्षितिज, बहुत स्वागत करते हैं दोनों ही आप दोनों एक्सपर्ट्स का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अभी एक ऐसा टाइम जहां पर हम हर एसेट क्लास में चौतरफा तेजी देख रहे हैं, एक काफी पॉजिटिव माहौल है हर एसेट क्लास का। पहले क्षितिज आपसे समझेंगे हो क्या रहा है ये। गोल्ड ऑल टाइम हाई, बाजार ने एक अच्छा रिकॉर्ड बनाया, क्रूड भी काफी तेजी पर है। हर एसेट क्लास का एक साथ परफॉर्म करना क्या बताता है? Namaskar Swati and Namaskar Prableen. Always good to be both of you on this show. So Swati, अपने आप में आप देखें तो हर चीज ऊपर है एंड जब मैं एनालाइज कर रहा था अपने एंड पे तो पता चला दैट कारणवश है दैट कोई ना कोई एसेट क्लास क्यों बढ़ रहा है। जैसे गोल्ड देखिए आप, तो रिटेल पार्टिसिपेशन इतना नहीं है, बट चाइना एक मेजर रीजन है जो इतना भारी मात्रा में गोल्ड अपना स्टेप अप कर रहा है। मतलब 225 टन के आसपास का गोल्ड की वैल्यू उन्होंने बाय कर रही है अपने एंड पे, क्योंकि उनका और कोई एसेट क्लास नहीं चल रहा तो उन्होंने गोल्ड पे फोकस किया हुआ, जिस कारण से गोल्ड का रेट ओवरऑल बढ़ा है। थोड़ा सा अनिश्चितता भी है अगर आप देखें, मिडिल ईस्ट में इस समय जो चल रहा है, तो उसको लेके भी ऑयल का प्राइस और थोड़ा बहुत उसने गोल्ड को भी पुश दिया जहाँ चीजें बढ़ी हैं। क्रिप्टो एसेट्स अगर आप देखते हैं तो वहां पे इंटरेस्टिंगली स्वाति हुआ क्या है कि काफी क्रिप्टो बेस्ड ईटीएफ्स आ गए हैं। मतलब आप इंडिया में जैसे आप नॉर्मल काफी लोग क्रिप्टो ले रहे हैं, तो क्रिप्टो बेस्ड एमएसटीआर करके है और 3-4 और ईटीएफ्स हैं जो आ गए हैं, जहाँ पे आप एक स्मॉल परसेंटेज लेके एक फंड रूट के थ्रू भी क्रिप्टो बाय कर सकते हैं। तो उससे पार्टिसिपेशन बढ़ा है, जिससे काफी पुश मिला है क्रिप्टो एज ए एसेट क्लास को। हैविंग सेड दैट, हम यहाँ पे किसी को क्रिप्टो एडवाइस नहीं कर रहे हैं, मैं सिर्फ एक व्यू दे रहा हूँ कि क्या होना चाहिए। रेट्स ऑब्वियसली एट द पीक है ही, इंटरेस्ट रेट जहां पे लग रहा है कि यहाँ से रेट कट्स एक्सपेक्टेड है, तो वो भी एक चीज इंपॉर्टेंट है जो देखना है कि कब वो रैली शुरू होती है। इक्विटी मार्केट्स की बात करें तो 3-4 चीजें हैं उसमें। आप फर्स्ट तो जो क्वार्टरली नंबर्स हैं, जो Q4 के लास्ट फाइनेंशियल के नंबर्स हैं, वो बहुत पॉजिटिव है। यहाँ से जो एक रुझान आना शुरू हुआ है, तो वो जो एंटिसिपेटेड है, एक्सपेक्टेड रहे हैं वेरियस रिसर्च हाउसेस के, उससे बहुत बेटर रिजल्ट्स आ रहे हैं। टू व्हीलर का हमने देखा है रुझान क्या है, तो बाकी प्रोजेक्शन भी बहुत बेटर आ रहे हैं कि क्या एक्सपेक्टेड हो सकता है, तो मार्केट उसको भी सल्यूट कर रहा है। साथ में सीम्स लाइक इलेक्शंस अराउंड द कॉर्नर हैं, और कुछ एक पार्ट ऑफ मार्केट ये मानती है दैट मे बी वी आर अगेन हेडिंग फॉर कि एक स्टेबल गवर्नमेंट दोबारा आएगी। सो एक उससे भी पॉजिटिविटी बढ़ती है इक्विटी मार्केट को लेके। तीसरा, बहुत रिटेल पार्टिसिपेशन स्टेप इन कर रहा है, और उससे भी आपका जो एक नॉर्मली फॉल होता था मार्केट में, जब आपका रिडम्पशन आता था या फिर एफआई सेल करते थे, उससे भी बहुत सपोर्ट मिलता है। आज हम 20,000 करोड़ के आसपास के करीब से बुक वैल्यू पे हैं। उसी के साथ ही आप ईपीएफओ और आप बाकी इंश्योरेंस और डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो हैं और बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी है, उसके साथ 1-1.5 बिलियन की आपकी बाइंग वहां से भी आ जाती है, तो 3.5-4 बिलियन की एक विजिबिलिटी रहती है। उससे ज्यादा सेलिंग आती है तो आप देखते हैं कि उस मंथ मार्केट नेगेटिव होती है। तो ये सारे होलिस्टिक रीजंस हैं जिससे एक व्यू बन रहा है कि दैट ये सारे एसेट क्लासेस ऊपर हैं। बट अगेन इट्स बहुत अच्छी बात भी है, बट एट द सेम टाइम कॉशियस होने की भी बात है। बिल्कुल, तो एक ऐसा समय जब हर एसेट क्लास में एक तेजी का माहौल है, लेकिन जो अपने इस पूरे कमेंट के अंत में बोला क्षितिज ने कि थोड़ा कॉशियस, सतर्क रहने की भी जरूरत है। और सतर्क क्यों? क्योंकि आपको भावनाओं में नहीं बहना है। और इसी से हमारा जो आज का जो विषय है जिस पर हम चर्चा करना चाहते हैं वो ये है कि जब भी बाजार में तेजी आती है या गिरावट आती है, आप कई बार इमोशन ड्रिवन फैसले लेते हैं जो आपको नहीं करना है। अगर जो नहीं करना है तो उसके बदले करना क्या है, इस पर भी चर्चा करेंगे। पर प्रवीण, सबसे पहले बताइए, ये जो निवेश पर इमोशन हावी हो जाता है, जैसे सोने में रिकॉर्ड तेजी बन रही है, बाजार को हमने ऊंचाइयों पर जाते हुए देखा है, हर एसेट क्लास में कुछ ना कुछ है देने को निवेशक को। ऐसे में एक इन्वेस्टर का जो इमोशन है वो किस तरह प्ले आउट करता है?
नमस्कार स्वाति एंड हेलो टू क्षितिज। बिल्कुल मेरे ख्याल से इमोशंस तो स्वाति हमारे लाइफ के हर एस्पेक्ट का हिस्सा है और ये इमोशंस ही हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं कि हम अपने लव्ड वंस के लिए सेव करें, कमाएं, अपने इन्वेस्टमेंट्स करें, अपने फ्यूचर को अच्छा बनाएं। बट एट द सेम टाइम कोई भी चीज जब एक्सट्रीम में चली जाती है वो सही नहीं है। और इमोशंस का भी यही योगदान है, जब तक वो एक संतुलित मात्रा में हमें अफेक्ट करते हैं उनका एक पॉजिटिव आउटकम होता है। बट हमारे पास दो एक्सट्रीम्स होते हैं जब हम इमोशंस को देखते हैं, एक होता है फियर और एक है ग्रीड। और जब बहुत कुछ सब अच्छा चल रहा होता है तब ज्यादातर ग्रीड वाला जो इमोशन है या तो वो हावी होने लग जाता है, या बिल्कुल ऑपोजिट बहुत ज्यादा डर का माहौल इन्वेस्टर्स के माइंड में कई बार बैठने लगता है कि अब ये इतना अच्छा है तो एकदम गड़बड़ हो सकती है। और जो इमोशन बेस्ड इन्वेस्टिंग है, बेसिकली जब ये हमें इम्पैक्ट करते हैं इस टाइप के ग्रीड या फियर के इमोशंस, ये हमारी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को कहीं ना कहीं एक डेट्रीमेंटल पाथ पे ले जाते हैं। क्योंकि जो हमारी एक सोची समझी सोची स्ट्रैटेजी होती है इन्वेस्टमेंट की, हम उससे डिविएट करने लगते हैं और हम ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो हमारी इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए सही नहीं है। अगर हम ग्रीड को देखें स्वाति, तो हमने देखा है कि स्मॉल कैप्स में बहुत तेजी रही है, पीएसयू स्टॉक्स में बहुत तेजी रही है। ऐसे में अक्सर बायसेस आने लगते हैं कि जो बहुत सही सब कुछ रहा है वो आगे भी सेम चलता रहेगा, जिसको हम एक रीसेंसी बायस के थ्रू देखते हैं। ऐसे में हम दूसरे टाइप के बायसेस को पनपता देखते हैं, जैसे फ्रेमिंग बायस। बहुत सारी इस टाइम पे नए फंड्स की ऑफरिंग्स भी आती हैं या दूसरे प्रोडक्ट्स आते हैं जो एक बहुत पॉजिटिव प्रोजेक्शन करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया का लॉन्ग टर्म आउटलुक बहुत ही स्ट्रांग है। बट कहीं ना कहीं जो निवेशक साइड में बैठे होते हैं और इनको जिनको फियर ऑफ मिसिंग आउट से वो जूझ रहे होते हैं, वो ऐसे में बाइंग हाई की एक तरीके से फिक्र को छोड़ के कूद जाते हैं मैदान में विदाउट रियलाइजिंग कि उनका टाइम होराइजन क्या है, बिकॉज वो दूसरों के रिटर्न्स देखते हैं, कहीं ना कहीं कंपैरिजन में पड़ जाते हैं। एंड लाइक वाइज स्वाति, हम देखते हैं जब फियर बहुत ज्यादा निवेशक के मन में बैठने लगता है तो वो बिल्कुल ही साइडलाइंस पे बैठ जाते हैं और पार्टिसिपेट करना छोड़ देते हैं मार्केट्स में, कि कल को सब गिर सकता है, स्टॉक मार्केट्स में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेक्शन आ सकती है। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है कि उस संतुलन को बनाए रखें निवेशक, इस फियर और ग्रीड के बीच में एक रियलिस्टिक अप्रोच लेके चलें, और वही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का और सही तरीका है निवेश करने का। बिल्कुल। क्षितिज, सारे एसेट क्लासेस में जब हम इक्विटी, फिक्स्ड इनकम या डेट हम जिसे कह रहे हैं, रियल एस्टेट, गोल्ड की बात कर रहे हैं, आपकी नजर में कौन सा ऐसा एसेट क्लास है जहां पर सबसे ज्यादा इमोशन हावी होता है? या हर किसी एसेट क्लास का अपना एक अलग इमोशन है जो प्ले आउट होता है निवेशकों पर जब किसी एक एसेट क्लास में ज्यादा एक मूवमेंट होती है तब ज्यादा एक निवेशक के इमोशंस चेंज होते हैं। आपकी नजर में वो एसेट क्लास कौन सा है? आई थिंक रियल एस्टेट और इक्विटी ही है स्वाति। बट अच्छी बात रियल एस्टेट की ये है कि ज़्यादा कुछ आप कर नहीं सकते हैं, बिकॉज द क्वांटम ऑफ मनी जो इन्वॉल्व है वो बहुत बड़ा रहता है। तो आप ज़्यादा कुछ एक्ट नहीं कर पाते हैं जब मूवमेंट ऊपर या नीचे बहुत कुछ होती है, पर इक्विटी में आप एक्ट कर देते हैं। तो ये वो एक टर्म होती है ना, पर्सनल फाइनेंस, काफ़ी ज़्यादा पर्सनल है हर किसी को लेके। तो जो इन्वेस्टर बिहेवियर गैप जो आता है वो इसलिए आता है बिकॉज जो इन्वेस्टमेंट आपकी है, अगर इन्वेस्टर के बिना भी कोई शेयर है वो तो चल ही रहा है, उसका वैल्यू क्या बढ़ रहा है, या कोई म्यूचुअल फंड उसका वैल्यू बढ़ रहा है, पर इन्वेस्टर जो है वो इन एंड आउट करता है, इससे फर्क पड़ता है उसके अपने रिटर्न पे। तो आई थिंक ये दो एसेट क्लासेस हैं जो काफी ज्यादा है। गोल्ड का हमारे अपने भारत में उसका एक रिलीजियस वैल्यू बहुत ज्यादा है, उसका एक अपना सेक्रेड वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो आई थिंक उससे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है किसी को कि गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा हो या कम हो रहा हो। हाँ, थोड़ा ज्यादा कम हो जाए किसी कारणवश तो आप उसमें थोड़ी सी बाइंग देखेंगे, बट सेलिंग के लिए लोग नहीं सामने आते हैं गोल्ड को लेके, बिकॉज गोल्ड अपने आप में शुरू से, आज से नहीं, बहुत मतलब कई सालों से, स्पेशली नॉट इन इंडिया पर ग्लोबली भी, उसे एक बहुत अच्छा हेज माना जाता है। तो आप स्टेप अप करने के लिए जरूर यूज करते हैं, बट अदरवाइज इक्विटी और रियल एस्टेट है। और इक्विटी में इसलिए भी है बिकॉज आपके पास ईज होता है स्मॉल क्वांटिटी में बाय करने का और ईज होता है एग्जिट करने का, इसलिए वहां पे आपके इमोशंस प्ले भी कर जाते हैं, जो कि कई बार सिचुएशन में आपको कंट्रोल करना चाहिए और उनको हावी नहीं होने देना चाहिए, बट हो जाता है ऐसा बिकॉज उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप एग्जिट भी इजिली कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला, रियल एस्टेट में आप नहीं कर पाते हैं। तो ये दो एसेट क्लासेस हैं मेनली जहाँ पे इम्पैक्ट ज्यादा होता है।
आपने प्रबलीन कुछ बायसेस की यहाँ पर बात की, कुछ बायसेस का जिक्र भी किया। थोड़ा अगर आप इस पे एलैबोरेट करें कि ये जो निवेश में अलग अलग तरीके के बायसेस होते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं, लेकिन बहुत ही संक्षिप्त में कैसे ये जो बायस है वो किसी के जो दिल से ज्यादा दिमाग पर हावी होकर फैसले लेने पर मजबूर कर सकते हैं। जी। स्वाति, अगर हम अभी जैसे क्षितिज ने बात की रियल एस्टेट और अगर हम गोल्ड और फिक्स्ड इनकम को देखो तो इन तीनों में हम देखते हैं कि लोगों का फेमिलियरिटी बायस है, क्योंकि वो इन तीनों एसेट क्लासेस को समझते हैं और इनसे परे वो अपनी निवेश कम करना चाहते हैं। और इसका सबसे बड़ा जो फैक्ट है वो ये है कि इंडिया में जो अभी भी जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं वो हमारे जीडीपी का 5.1% ही है, यानी कि सिर्फ 5% एसेट्स फाइनेंशियल एसेट्स में है और बाकी सारी चीजें रियल एस्टेट, गोल्ड और फिक्स्ड इनकम में है। क्योंकि फेमिलियरिटी बायस ऐसा है, जो आपको चीज समझ में आती है आप वहीं जुड़े रहना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टिंग के लिए ये डेट्रीमेंटल होता है निवेशकों के लिए, क्योंकि इक्विटी हमें जरूरी है इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए। ऐसे ही अगर हम लॉस एवर्जन को देखें, ये एक बड़ा कॉमनली देखा गया बायस है स्वाति, की जो खुशी हमें पैसा पाने से मिलती है उससे 2 गुना दुख हमें मिलता है अगर हमारे पैसा हमसे छिन जाए या हमें दिखे कि वहां हमारा लॉस हो सकता है। और इस कारणवश क्या होता है कि निवेशक अगर थोड़ी भी करेक्शन देखते हैं इक्विटी मार्केट्स में, जैसे क्षितिज ने बोला कि एग्जिट करने लगते हैं, तो लॉस एवर्जन एक बहुत बड़ा कारण है, बायस एक है निवेशकों के माइंड में कि हमारा कहीं पैसा कम ना हो जाए, कहीं डूब ना जाए। उस भय के कारण वो लोग इन्वेस्टमेंट्स छोड़ देते हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ बायस है कॉन्फर्मेशन बायस। कॉन्फर्मेशन बायस हम अगर संक्षेप में समझे तो जो हम मानते हैं, हम अपने इर्द गिर्द उस सारी तरीके की न्यूज और इंफॉर्मेशन को देखने लग जाते हैं जो हमारे बिलीफ को स्ट्रेंथन करती है। अगर मुझे लगता है कि इक्विटी मार्केट्स अच्छा करती रहेंगी तो मैं उसी तरीके की न्यूज पे मेरा ध्यान जाएगा, उसी तरीके की रिपोर्ट्स पे। और किसी का ऑपोजिट व्यू है तो उनका ध्यान और वो अपने आप को कहीं ना कहीं कन्विंस करते रहेंगे कि जो मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ वो सही है। तो ये 3 बायसेस मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक रुकावट बन जाते हैं निवेशकों के लिए कि वो अपनी एसेट एलोकेशन का चुनाव उतना सही नहीं करते। और यही कारणवश है कि गोल्ड और रियल एस्टेट में आज भी इंडियंस के पास सबसे ज्यादा एसेट्स फिक्स्ड उनके पड़े हैं और उसके बाद हम देखते हैं फिक्स्ड इनकम में। और इंडिया डेवलपिंग इकोनॉमी है स्वाति, बहुत जरूरी है कि निवेशकों का इक्विटी एलोकेशन बढ़े, जो इस टाइम पे ओवरऑल सिर्फ 6% है। बिल्कुल। और क्षितिज, शायद हमने ये जो हमने इमोशंस हावी होते हुए देखे थे निवेशकों पर, वो कोविड के शुरुआत में देखे थे, जब एकाएक लोगों ने अपने जो निवेश को रोकना शुरू कर दिया था या उसे रिडीम करना शुरू कर दिया था। ये एक बड़ा एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल शायद आजकल की जनरेशन का हमारे सामने बस ज्यादा पुराना नहीं है, 3 साल पुराना ही है। ये कुछ और एग्जाम्पल्स आपकी नजर में आप बता पाए अगर, जहां पर जो फैसले हैं निवेश के दिल से, माफ कीजिए, दिमाग से ज्यादा दिल से लोग लेते हैं। स्वाति, बिल्कुल सही कहा आपने। 4 साल पहले जो ये 2020 मार्च में मार्केट जब क्रैश कर रही थी, इनफैक्ट अगर आपको याद हो, वहां बैक टू बैक रोज 10% सर्किट रख जाता था, फॉल होता था मार्केट में। जबकि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान 2008 में जब आपका सेंसेक्स जो है 21,000 से 8,000 के लेवल तक गया, तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ 7-8 मंथ्स गया, तो काफी लोगों को एग्जिट करने का उसमें मौका भी मिला। पर 2020 में इन हाइंडसाइड अगर आप देखें तो वो अच्छा ही हुआ कि काफी लोग एग्जिट ही नहीं कर पाए, क्योंकि वो सोचते थे मैं नेक्स्ट डे एग्जिट करूंगा, मार्केट में -10% हो जाती थी, बिकॉज वो ब्लैक बॉक्स था, किसी को पता नहीं था कि एग्जैक्टली कैसे होगा इक्विटी मार्केट में। एंड देन मार्केट करेक्ट कर रही थी एंड इवेंचुअली 7400 से टर्न अराउंड हुआ, ग्लोबल मनी प्रिंट होके आया। सो 2 एग्जांपल बड़े क्लियर है, एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में और एक 2020 में, जहां पे चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं स्वाति या प्रवीण है, किसी को नहीं पता था कल क्या होने वाला है। ये जरूर पता था अगर ये वर्ल्ड विल सर्वाइव तो लोग खाएंगे पिएंगे, ऑटो कंपनीज की चीजें यूज करेंगे, टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स यूज करेंगे, तो हर चीज यूज करेंगे, कंपनीज अच्छा करेंगी यहाँ से। और हम देख भी रहे थे लॉकडाउन के बावजूद कुछ बेसिक नेसेसिटी की चीजें वो जा ही रही है सिस्टम में, वो अच्छा कर ही रही है। सो ये 2 एग्जांपल्स है। तीसरा हुआ ये जब पीक ऑफ द मार्केट में 2017 में जब स्मॉल और मिड कैप का रैली आया और 18 में सडनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया और कैटेगराइजेशन चेंज हो गया।
वहां पे हमने देखा कि काफी लोग जो पीक ऑफ द मार्केट में आए और एक साल में उन्होंने रिटर्न नहीं देखे तो उन्होंने लॉस में पैसे निकाले। जबकि वही चीज अगर आप 5 साल का रिटर्न देखते हैं 2023 में भी, तो ज्यादातर स्मॉलर मिड कैप फंड उस समय आपका 22-23% कंपाउंडिंग या 25% कंपाउंडिंग में है। सो समटाइम ये समझना जरूरी हो जाता है कि जब आप अपनी वैल्यू को कम देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट में, तो उसके जो अंडरलाइंग बिजनेसेस हैं वो तो डेली बेसिस पे काम कर ही रहे हैं, चाहे वो बैंक है या कोई आईटी कंपनी है या एफएमसीजी कंपनी है या कोई टेक्नोलॉजी कुछ और चीज पे है, तो वो लोग काम कर रहे हैं, बट मार्क टू मार्केट उनकी वैल्यू कम हो रही है, तो वो नोशनल लॉस है, आपको होल्ड कर रहा है अपने पोर्टफोलियो में। अगर आपको पैसों की जरूरत नहीं है अगले 3-4-5 साल तक, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे इवेंट्स आगे भी आए हैं, उनका नाम चेंज पीछे भी आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। सिर्फ ये है कि उनका नाम चेंज होता रहेगा। तो थोड़ा सा वॉचफुल होने की जरूरत है अगर आपका कोई गोल्ड प्लान नियर बाय है। बिल्कुल। तो ऐसे किसी भी इमोशन को हावी होने से रोकना है तो आपको क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, इस पर रहेगी खास चर्चा। थोड़ी देर में बने रहिए हमारे साथ। निवेश पर इमोशन हावी ना होने दें, कैसे कर सकते हैं ये, इस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ है क्षितिज महाजन और प्रवीण बाजपेयी। प्रवीण, अब अगर निवेश के फैसले दिमाग से ही लेने हैं तो क्या करना चाहिए निवेशकों को, क्योंकि हमेशा तो ये शायद मुमकिन नहीं है, पर फिर भी अपनी तरफ से क्या तैयारी करें? जी। स्वाति, ऑफ कोर्स किसी भी निवेशक को जब वो अपने निवेश की शुरुआत करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक प्लान चॉक आउट कर लें कि वो कितना निवेश किस एसेट क्लास में रखना चाहते हैं, उनके क्या गोल्स हैं, उनको किस गोल को पाने के लिए कितना वक्त है उनके पास। कोई गोल शायद उनका 5 साल दूर हो, कोई 10 साल, कोई 15 साल। रिटायरमेंट जैसे गोल्स कई बार 25 से 30 साल दूर भी होते हैं। तो पहले तो एक ब्रॉडर प्लान अपना बनाएं, और ये बहुत जरूरी है कि एक बार आप अगर उस रास्ते पे चल पड़े हैं तो आप बीच में यहाँ वहां डिविएट ना करें उस स्ट्रैटेजी से। आप अपने प्लान के ऊपर भरोसा रखें और चलते रहें। और यहाँ मैं एक एग्जांपल दूंगी। हम देखते हैं कि मार्केट्स में गिरावट आती रहती है। इस टाइम पे अगर हम लार्जेस्ट स्मॉल कैप फंड को देखें जो निपॉन का रहा है 2014 से लेके 24 की जर्नी में, स्वाति, ये बीच में 50%, 22%, 20% की इस फंड ने गिरावट देखी है। पर तो भी इस 10 साल के पीरियड में रोलिंग रिटर्न्स जो 3 साल के इस फंड के रहे हैं वो करीबन 20% के करीब रहे हैं। ये एग्जांपल मैं इसलिए दे रही हूँ ताकि निवेशकों को ये एक भरोसा होना चाहिए जो वो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि उनने अगर लंबे समय का पैसा लगाया है तो छोटे समय की जो मार्केट में हलचल है उसको देख के आपको अपने प्लान को चेंज नहीं करना है। तो स्टिकिंग टू द प्लान वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आप स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट से बचें कि एकदम से ज्यादा पैसा कमाने के लिए आपको लगता है कि चलो मैं रिस्क ले लूं और मैं 6 महीने के लिए किसी फंड में डाल दूं, या मैं क्रिप्टो में पैसा डाल दूं, या मैं ऐसे किसी नॉन रेगुलेटेड जो कोई प्रोडक्ट है उसमें डाल दें। तो एक स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट से बचें। उसके अलावा मेरे ख्याल से अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप को अपने से दूर करके देखने की जरूरत है जब आप डिसीजन मेकिंग पे आए। हम सब बहुत कुछ फील करते हैं, इमोशंस और बायसेस,
पर इनसे बचने का एक तरीका है कि आप समझें कि अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी से अलग जा रहे हैं या आप कुछ अलग करना चाहते हैं, उसका कारण लिखें। और अगर उसका कारण फियर निकल के आ रहा है या उसका कारण आपको अनसर्टेनिटी लग रही है या एंग्जाइटी लग रही है, मेरे ख्याल से वहां पे आप किसी एक्सपर्ट की सलाह लें, थोड़ा गाइडेंस मिलता है, काउंसलिंग लें, और वो आपको आपके प्लान के साथ स्टिक करने में बहुत हेल्प करेगा। एंड इन बेसिक कुछ चीजों से मेरे ख्याल से निवेशक का प्लान चलता रह सकता है। और इसके अलावा स्वाति, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इमरजेंसीज के लिए आप हमेशा पैसा रखें, ताकि मार्केट की कभी भी गिरावट आए या कभी आपका रियल एस्टेट में पैसा बचे, कभी फंस जाए, तो आपको घबराहट ना हो। तो राइट एलोकेशन टू ईच एसेट क्लास, और आप अपनी रिव्यूज करिए, पर हर रोज बैठ के अपने ऐप पे अपने स्कीम्स के रिटर्न्स को मेरे ख्याल से चेक मत करिए, लंबा समय का सोचिए। जी क्षितिज, अब ये बताइए कि इस बाजार में एक निवेशक कैसे फायदा ले सकता है, क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जाए? स्वाति, डिपेंडिंग ऑन कि किस तरह के फंड्स आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सबसे पहले तो अपना एसेट एलोकेशन, आई थिंक प्रवीण ने उस पर टच बेस किया है। बट आप एसेट एलोकेशन से अगर डिबेट कर रहे हैं, पहले तो एसेट एलोकेशन जो आपने डिसाइड किया हुआ, मान लीजिए आपने इनिशियली किया था कि आप 70% इक्विटी में होंगे, 20% डेट पे होंगे, 10% गोल्ड में होंगे, और वो डिविएशन आ गया है 80% इक्विटी हो गया बिकॉज मार्क टू मार्केट अच्छा है, एंड 10 डेट रह गया और 10 आपका गोल्ड है बिकॉज गोल्ड ने भी अप्रिशिएट किया। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपना एसेट एलोकेशन रीबैलेंस करें, बिकॉज अगर आपका एसेट एलोकेशन इंटैक्ट है तो नथिंग लाइक इट। या तो आप निकल के, बिकॉज इस समय फिक्स इनकम में भी अपॉर्चुनिटी अच्छी है, अगर रेट कट आएगा तो उसमें भी गिल्ड फंड्स में या डायनामिक बॉन्ड फंड्स में आप डबल डिजिट के आसपास रिटर्न बना सकते हैं। अदरवाइज आप बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरी या फिर मल्टी एसेट फंड को आप ले सकते हैं। दूसरा, डिपेंडिंग ऑन कि किस एसेट क्लास में आप इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स, एक तो अपना सिप कंटिन्यू रखें, इररिस्पेक्टिव ऑफ आप ऊपर हैं नीचे हैं, सिप कंटिन्यू रखें। पर अगर लमसम इन्वेस्टमेंट है देन प्लीज वेट। मार्केट आई नो काफी शार्पली ऊपर गई है, पर आप वेट करें। कोई भी आपका लार्ज कैप फंड है उसको ऑन एन एवरेज आप 8 to 10 वीक्स का एसटीपी करें, वीकली एसटीपी करें जो पैसा डिप्लॉय करना है। मल्टी कैप फोकस कैटेगरी का फंड है उसमें आप 10 to 12 वीक्स लीजिए। स्मॉल और मिड कैप इस समय अवॉर्डेबल होगा अगर आप कर सके तो, क्योंकि आपको स्मॉल कैप और मिड कैप में एलोकेशन थ्रू मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप फंड के थ्रू या फोकस फंड के थ्रू भी मिल जाता है। बट स्टिल इफ यू वांट टू डू, और आप उन गोल्स को अलाइन कर रहे हैं अपने स्मॉल और मिड कैप की एलोकेशन को जो 10 ईयर से ऊपर के गोल्स हैं, क्योंकि आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है आपको गोल से लाइन करनी नहीं, तो आप उसे कभी भी रिडीम कर सकते हैं। अगर वो गोल के साथ जुड़ी हुई है तो आप उसे गोल तक लेके जाना चाहेंगे और अपने गोल को अचीव करना चाहेंगे, तो वो अलाइनमेंट करें। और जो पैसा आप स्मॉल और मिड कैप में डिप्लॉय करना भी चाहते हैं वो 4 से 6 महीने की वीकली एसटीपी के थ्रू करें, बिकॉज अभी बहुत फ्रॉथ है इस फेज में। और आई थिंक फंड्स अपने लेवल पे काफी अच्छे रीजनेबल वैल्यूएशन पे हैं, वहां पे आपको अच्छी चीज मिल रही है, फंड मैनेजर्स अच्छा काम कर रहे हैं। पर ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और एसेट एलोकेशन रीबैलेंसिंग होनी चाहिए। अगर आप ये दो चीजों पे काम कर रहे हैं तो बने रहिए। मार्केट्स ऊपर नीचे होती रहती है, इलेक्शन एक बहुत बड़ा इवेंट है अराउंड द कॉर्नर। आज हम ये सब बात कर रहे हैं, हो सकता है मार्केट थोड़ा और ऊपर हो जाए बिफोर कंसोलिडेट करे, बट येस वैल्यूएशन थोड़ा सा स्ट्रेस्ड है, तो आप कॉशियस हो। अगर आपका कोई नियर टर्म गोल है तो पैसा आप रिडीम करके या स्विच करके वो गोल के लिए आप किसी आर्बिट्राज फंड या लिक्विड फंड में पार्क कर लीजिए। बिल्कुल। प्रवीण, आखिरी सवाल यही होगा आपसे कि निवेशक की स्ट्रैटेजी के तौर पर, जैसे आपने बताया कि आप कैसे अपने इमोशंस को दूर रख सकते हैं अपने निवेश से, एक जो एसेट एलोकेशन है विद इन ऑल द एसेट क्लासेस, उसको बनाने का कोई फॉर्मूला सेट किया जा सकता है? स्वाति, ज्यादातर हम रियल एस्टेट में देखते हैं, तो जैसे मैंने बोला कि रियल एस्टेट और गोल्ड में ऑलरेडी बहुत एलोकेशन होता है, पर डेफिनेटली डेट और इक्विटी के बीच में अपनी एलोकेशन को डिसाइड करने का एक जो सिंपल तरीका है वो है आपका 100 माइनस योर एज, जिसको हम कहते हैं कि आपकी जितनी उम्र है उसमें से आप 100 में से अपनी उम्र को घटा लीजिए और उतना एलोकेशन आपका इक्विटी में होना चाहिए। ये हम इसलिए बोलते हैं बिकॉज जो यंग इन्वेस्टर्स होते हैं उनका जिस तरीके का टाइम होराइजन उनके पास होता है, उनका इक्विटी एलोकेशन ज्यादा हो सकता है। यानी कि अगर कोई आज 25 साल का है तो उनका करीबन 75% ऑलमोस्ट इक्विटी में हो सकता है। सो ये एक ब्रॉडर गाइडलाइन होती है, बट जैसे पहले भी क्षितिज ने बोला कि पर्सनल फाइनेंस का जो प्रीफिक्स है वो पर्सनल है स्वाति, एंड एसेट एलोकेशन कई बार
सिर्फ एज और के बेसिस पे हम नहीं डिफाइन कर पाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आप आइडियली अपने गोल्स को लिस्ट कर लीजिए, और गोल्स के हिसाब से अगर आप अपनी एलोकेशन और आपको कहाँ निवेश करने की जरूरत है उसको चूज करेंगे, तो आई थिंक आपकी सही एसेट एलोकेशन बन के निकलेगी, जो जस्ट बियॉन्ड ये बेसिक फॉर्मूला पे डिपेंडेंट नहीं होगी। बट अदरवाइज सिंपली जितने आप यंग हैं उतना आप ज्यादा रिस्क मोस्टली उठा सकते हैं, उतना आपका समय है इक्विटी में निवेश करने का। बिल्कुल। तो किस तरीके से आप बाजार के तेजी में या फिर किसी भी एसेट क्लास का फायदा उठाने के लिए आप क्या स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं, बस अपने इमोशंस को काबू में रखकर, ये हमने आज समझा अपने एक्सपर्ट से। धन्यवाद प्रबलीन, क्षितिज, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी बिजनेस।